नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल के ऊपर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि भारत के जैसे करप्ट सिस्टम में भी इनकरप्ट कैसे रहा जा सकता है। ठीक है ना। काफ़ी सारे आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी आपने सुने होंगे, देखे होंगे अपने आसपास। वो बोलते हैं कि सिस्टम ही इतना करप्ट है कि हम भी करप्ट हो गए सिस्टम में रह के। ठीक है ना। सिस्टम इतना करप्ट है कि हम इनकरप्ट रह के क्या करेंगे। ठीक है ना। मेरे अकेले के इनकरप्ट रहने से क्या होगा, मेरे अकेले के भ्रष्ट नहीं रहने से क्या होगा, पूरा तो सिस्टम भ्रष्ट है, तो मेरे अकेले के भ्रष्ट नहीं रहने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है ना। ऐसा काफ़ी सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर बोलते हैं। ठीक है ना। और सिस्टम ही इतना घटिया है कि हम भी उस सिस्टम का पार्ट है, तो हम भी करप्ट हो गए उस चक्कर में। ठीक है ना। हम काम तो करना चाहते थे लेकिन हम काम नहीं कर पाए। ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना। हाउ टू रिमेन इनकरप्ट इन अ करप्ट सिस्टम लाइक इंडिया। तो इनकरप्ट कैसे रहा जा सकता है, भारत की तरह करप्ट व्यवस्था में भी कैसे इनकरप्ट रहा जा सकता है। ठीक है। तो हमारे देश में 99.99% पॉलिटिशियंस, हमारे देश में 99.99% पॉलिटिशियंस करप्ट है। हमारे देश में 99.99% पॉलिटिशियंस करप्ट है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, पर करप्ट तो 99.99% है। ठीक है ना। अब वो पार्टी टू पार्टी डिपेंड करता है। कुछ पार्टियां कम करप्ट होती है, कुछ पार्टियां ज़्यादा करप्ट होती है। ठीक है ना। कुछ पार्टियां कम करप्ट होती है, कुछ पार्टियां ज़्यादा करप्ट होती है। ठीक है ना। पर करप्ट तो 99.99% पॉलिटिशियंस होते हैं। करप्ट तो होते ही है 99.99% पॉलिटिशियंस। ठीक है ना। तो कौन सी पार्टी पे कौन सी पार्टी में उससे फ़र्क नहीं पड़ता, 99.99% पॉलिटिशियन करप्ट होते हैं। और ठीक है ना, पॉलिटिकल पार्टी की अगर बात करें तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी कम करप्ट होती है और कुछ पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा करप्ट होती है। ठीक है ना। तो सिर्फ कम और ज़्यादा का फ़र्क है। कम और ज़्यादा का फ़र्क है सिर्फ। ये फ़र्क नहीं है कि एब्सोल्युटली इनकरप्ट और एक्सट्रीमली करप्ट। ठीक है ना। एब्सोल्युटली इनकरप्ट और एक्सट्रीमली करप्ट ये रॉन्ग है कंसेप्ट। भ्रष्ट, कम भ्रष्ट और अत्यधिक भ्रष्ट ऐसा हो सकता है। कम भ्रष्ट और अत्यधिक भ्रष्ट ऐसा हो सकता है। कम भ्रष्ट, उससे ज़्यादा भ्रष्ट और अत्यधिक भ्रष्ट ऐसा हो सकता है। पर पूरी तरह से निर्भ्रष्ट, ठीक है ना, पूरी तरह से इनकरप्ट ऐसा नहीं हो सकता। पूरी तरह से इनकरप्ट नहीं हो सकता। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पूरी तरह से इनकरप्ट नहीं हो सकती, पहले ही बता रहा हूँ। और जहाँ तक नेताओं का सवाल है तो 99.99% पॉलिटिशियन जो है करप्ट है। ठीक है ना। और ब्यूरोक्रेट्स की बात करें तो ब्यूरोक्रेट्स में थोड़ा सा पॉलिटिशियन की तुलना में रेशो कम होता है। ठीक है ना। करप्ट ब्यूरोक्रेट का रेशो थोड़ा सा पॉलिटिशियन की तुलना में कम है। 98% ब्यूरोक्रेट करप्ट है। ठीक है ना। 98% ब्यूरोक्रेट करप्ट है। तो ये 1-2% का फर्क इसलिए पड़ जाता है क्योंकि वो एजुकेटेड रहते हैं। ब्यूरोक्रेट एजुकेटेड रहते हैं, इसलिए 1-2% का फर्क पड़ जाता है। ठीक है ना, एजुकेशन की वजह से। बाकी और ब्यूरोक्रेट कम भ्रष्ट होते हैं, बता रहा हूँ। नेताओं की तुलना में ब्यूरोक्रेट कम भ्रष्ट होते हैं। ठीक है ना। तो अगर आप ऐसा बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, तो ऐसा बनेगा कि ब्यूरोक्रेट सबसे कम भ्रष्ट तो वो भी रहते हैं। वो कम भ्रष्ट इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं रहते। ब्यूरोक्रेट्स भ्रष्टाचार कम करते हैं। क्यों कम करते हैं? क्योंकि उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं रहते, नेताओं के अंडर रहते हैं ना, वो नेताओं के अंडर रहते हैं ब्यूरोक्रेट, इसलिए वो कम भ्रष्ट रहते हैं। और दूसरा कारण है वो एजुकेटेड रहते हैं। तो 99.99 की जगह 98% पे चला जाता है रेशो, एजुकेटेड रहने के कारण। ठीक है ना। 99.99 की जगह 98% पे चला जाता है रेशो, एजुकेटेड रहने के कारण ब्यूरोक्रेट्स में। ठीक है ना। तो ऐसा है। अब समझते हैं कि भारत के जैसे करप्ट सिस्टम में, भारत के जैसे करप्ट सिस्टम में इनकरप्ट कैसे रहा जाए, यानी ईमानदार कैसे रहा जाए। भारत के जैसे करप्ट सिस्टम में ईमानदार कैसे रहा जा सकता है, वो हम सीख लेते हैं आज। ठीक है ना। तो हम दूध वाले के एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है ना। दूध वाले के एग्जाम्पल से समझेंगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर की कहानी की तरफ। ठीक है ना। पहले दूध वाले के एग्जाम्पल से समझेंगे कहानी को और आगे बढ़ेंगे आईएएस और आईपीएस अधिकारी की तरफ। ठीक है ना। तो दूध वाले के एग्जाम्पल से समझते हैं कि भ्रष्ट सिस्टम में कैसे निर्भ्रष्ट रहा जा सकता है। ठीक है ना। करप्ट सिस्टम में कैसे इनकरप्ट रहा जा सकता है, ये हम मिल्कमैन मतलब दूध वाले के एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है ना। तो आपको ये बात तो भली बात ही मालूम होगी कि जो मेजॉरिटी, बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो है दूध वालों की, भारत के जो दूध वाले हैं वो पानी मिला के बेचते हैं दूध में। ठीक है ना। ये आपको तो पता ही होगा कि बहुत बड़ी संख्या में भारत के जो दूध विक्रेता है, बहुत बड़ी संख्या में जो इंडियन मिल्कमैन है, वो दूध बेचते हैं उसमें पानी मिला के। ठीक है ना। दूध बेचते हैं उसमें पानी मिला के। तो हम उनको गालियाँ देते हैं कि बहुत बेईमान है, इतना पानी मिलाता है। ठीक है ना। 3/4 तो इसमें 3/4 तो पानी है, सिर्फ 1/4 दूध है। ठीक है ना। तो ये सब हम उनको बोलते रहते हैं, पर हम उनके कारणों के पीछे नहीं जाते कभी भी। ठीक है ना। तो देर आर 2 मेन रीजंस वाई दे मिक्स वाटर इन मिल्क। तो ऐसे 2 कारण है कि वो क्यों पानी मिलाते हैं दूध में, उसके 2 कारण हैं। ठीक है ना। एक तो बेईमानी तो है ही। ठीक है ना। बेईमानी तो एक कारण है ही कि दूध में पानी मिलाया जाता है, वो तो बेईमानी तो एक कारण है ही। ठीक है ना। और वो ऑब्वियस है, भारत के जनता के रग रग में बेईमानी घूमती है। ठीक है ना। ज़्यादातर लोगों के रग रग में बेईमानी बसी हुई है। ठीक है ना। तो बेईमानी तो एक कारण है ही जिसकी वजह से जो है दूध में पानी मिलाते हैं इन लोग। तो बेईमानी को अगर छोड़ दे तो दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण क्या है
बेईमानी मतलब ज़्यादा प्रॉफिट की चाह में पानी मिला देते हैं बहुत सारा कई बार। तो डिसऑनेस्टी तो एक कारण है ही जिसकी वजह से दूध वाले जो है पानी मिला के बेचते हैं। और दूसरा कारण है लो प्रोडक्टिविटी ऑफ मिल्क इन इंडिया, ठीक है ना। अब इसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन भारत में जो दूध है, दूध की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। आप दूसरे कंट्रीज से, जैसे मान लो आप चाइना से कंपेयर करते हो, ठीक है ना। मैं वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। क्यों वेस्टर्न कंट्रीज से क्यों कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, यूरोप और अमेरिका से क्यों कंपेयर नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि यूरोप और अमेरिका में पैकेज दूध आता है, ठीक है ना। यूरोप और अमेरिका में दूध वाला दूध नहीं बेचता, यूरोप और अमेरिका में दूध वाला दूध नहीं बेचता, वहाँ पैकेट में आता है दूध, पैकेज्ड मिल्क मिलता है, कैन के रूप में मिलता है मिल्क, ठीक है ना। दूध जो मिलता है यूरोप अमेरिका में वो कैन के रूप में मिलता है, दूध के कैन के रूप में, ठीक है ना। वो दूध वाला नहीं बेचता वहाँ, ठीक है। तो पर भारत और चीन का कंपैरिजन कर सकते हैं, भारत और चीन का कंपैरिजन कर सकते हैं, इवन भारत और बांग्लादेश का कर सकते हैं, लेकिन आजकल तो बांग्लादेश भी भारत से आगे निकल गया, ठीक है ना। बांग्लादेश भी भारत से आगे निकल गया, ये हालत हो गई भारत की। तो उसके बारे में चर्चा कभी और करेंगे। लेकिन अगर आप कंपेयर करते हो, चीन से ही कर लो कंपेयर, तो चीन में दूध बेचते हैं दूध वाले, ठीक है ना। तो इंडिया और चीन का कंपैरिजन करें या इंडिया और बांग्लादेश का करें, तो इंडिया में लो प्रोडक्टिविटी है, जो दूध की प्रोडक्टिविटी है वो कम है। बांग्लादेश और चाइना की तुलना में दूध की प्रोडक्टिविटी भारत में कम है, ठीक है ना। इसको इग्नोर कर देते हैं लोग सोचते हैं कि सिर्फ बेईमानी इसलिए पानी मिलाता, नहीं, कभी कभी बेईमान नहीं भी रहा तो भी दूध ही इतना कम निकलता है कि उसको पानी मिलाना ही पड़ता है, नहीं तो घर नहीं चलेगा उसका, ठीक है ना। कभी कभी दूध की प्रोडक्टिविटी इतनी लो होती है कि उसको पानी मिलाना ही पड़ता है, नहीं तो उसका घर ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। इसको इग्नोर कर देते हैं लोग कई बार, ठीक है ना। नाउ हाउ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ मिल्क लीड्स टू मिक्सिंग ऑफ वाटर, ठीक है ना। अब ये जान लेते हैं कि दूध की कम मात्रा में प्रोडक्शन होने के कारण, लो प्रोडक्टिविटी के कारण, दूध की कम मात्रा में प्रोडक्शन होने के कारण पानी क्यों मिलाया जाता है, ये समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो मान लो एक मिल्क जो है, जो दूध का प्रोडक्शन है 1 महीने का, मान लो 1 महीने का दूध का प्रोडक्शन 30 घरों के बराबर है, ठीक है ना। आप कोई दूध वाले का एग्जाम्पल लोगे, मान लो जो मिल्क प्रोडक्शन है 1 महीने का, ठीक है ना, 1 महीने का मिल्क प्रोडक्शन वो 30 घरों के बराबर है, ठीक है ना। सपोज 1 महीने का मिल्क प्रोडक्शन इन अ मंथ है, 1 महीने का मिल्क प्रोडक्शन सपोज 30 हाउस होल्ड्स के बराबर है, मतलब 30 परिवारों को दूध बढ़ सकता है, इतना दूध प्रोड्यूस हुआ। सपोज किसी पर्टिकुलर मंथ में 30 परिवारों को दूध बिक सकता है, इतना दूध प्रोड्यूस हुआ, ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर सीजन में क्या होता है, 30 परिवारों के बराबर दूध प्रोड्यूस हो रहा था, 30 परिवारों के बराबर दूध प्रोड्यूस हो रहा था अभी तक। लेकिन एक पर्टिकुलर सीजन में क्या होता है कि गाय बीमार पड़ जाती है, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर सीजन में क्या होता है, गाय बीमार पड़ जाती है, तो मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है ना, वो सिर्फ 15 घरों के बराबर दूध बचता है, ठीक है ना। मिल्क का प्रोडक्शन 15 घरों के बराबर हो जाता है। 30 घरों का जो मिल्क का प्रोडक्शन जो 30 घरों के बराबर होना चाहिए था, वो 15 घरों पे ड्रॉप हो जाता है, ठीक है ना। मिल्क प्रोडक्शन ड्रॉप्स टू 15 हाउस होल्ड्स, ठीक है ना। तो ये बात है, तो ऐसा होता है, ऐसे सीजन आते रहते हैं, प्रोडक्टिविटी गाय की कम ज़्यादा होती रहती है सीजन के अकॉर्डिंग। समर में कम हो जाती है शायद प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना, क्योंकि चारा नहीं मिलता समर में, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती रहती है। तो ऐसे में दूध वाले ने क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि महात्मा गांधी अगर दूध वाले होते तो क्या करते, ठीक है ना। महात्मा गांधी अगर दूध वाले होते तो क्या करते, मैं वो पहले बता देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद में महात्मा गांधी अगर दूध वाले होते तो क्या करते वो पहले बता देता हूँ, और उसके बाद में मैं ये बताऊँगा कि हमने क्या करना चाहिए, महात्मा गांधी का पाथ इसमें फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अगर महात्मा गांधी दूध वाले होते तो क्या करते वो पहले समझ लेंगे, और उसके बाद में ये समझेंगे कि हमने क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, ठीक है ना। अगर 30 घरों के बराबर दूध निकल रहा था और अचानक से 15 घरों के बराबर ही अब दूध निकल रहा है, तो उसमें पानी मिलाए कि नहीं मिलाए, ये डायलेमा आ गया। पानी मिलाए कि नहीं मिलाए, ये डायलेमा आ गया, ठीक है ना। मान लो 30 घरों को दूध बेच रहे थे, वो 30 घरों को प्योर दूध बेच रहे थे, अब वो प्रोडक्टिविटी गाय की प्रोडक्टिविटी कम हो गई, तो अब सिर्फ 15 घरों को बेच सकते हो आप दूध, ठीक है ना। तो आपको पानी मिलाना पड़ेगा। अगर 30 घर मेंटेन करना है, तो 50% पानी मिलाना पड़ेगा। 30 घर मेंटेन करना है तो 50% पानी मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी अगर दूध वाले होते तो क्या करते वो पहले समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने मिल्क 15 घरों को ही बेचा होता, ठीक है ना। वो क्या करते, जो दूध है उसको सिर्फ 15 घरों को बेचा होता और बाकी के 15 घरों को बता देते कि दूध की कमी है अभी, ठीक है ना। महात्मा गांधी क्या करते, पानी नहीं मिलाते, ठीक है ना। महात्मा गांधी होते तो क्या करते, पानी नहीं मिलाते, वो क्या करते 15 घरों को ही दूध बेचते और बाकी के 15 घरों को बता देते कि अभी दूध की कमी है, ठीक है ना। तो अभी आपको नहीं बेच सकता, अभी मैं 15 ही घरों को बेच सकता हूँ। तो जो सबसे गरीब 15 घर होते उनको बेच देते, और जो सबसे अमीर 15 घर ऊपर के होंगे उनको नहीं बेचते, ठीक है ना। उनको बोलते कि अभी दूध की कमी है। जो अमीर रिचेस्ट 15 हाउस होल्ड्स है, ठीक है ना, जो रिचेस्ट 15 हाउस होल्ड्स है उनको बता देते कि अभी दूध की कमी है, आपको दूध नहीं बेच सकता। और जो पुअरेस्ट 15 हाउस होल्ड से नीचे के, ठीक है ना, उनको दूध बेचते पर पानी नहीं मिलाते, ठीक है ना। तो पुअरेस्ट 15 हाउस होल्ड्स को दूध बेचते और 15 रिचेस्ट को बोलते कि अभी दूध की कमी है, नहीं बेच सकता आपको।
तो सिर्फ 15 पुअरेस्ट को बेचते, ठीक है ना, सिर्फ 15 पुअरेस्ट को बेचते और पानी नहीं मिलाते लेकिन, ठीक है ना। 15 घरों के बराबर दूध निकला तो 15 ही घरों को बेचेंगे, पुअरेस्ट 15 घरों को बेचेंगे, ठीक है। बाकी के रिचेस्ट 15 घरों को छोड़ देंगे जब तक कि दूध का प्रोडक्शन नॉर्मल नहीं हो जाता। जब तक कि दूध का प्रोडक्शन नॉर्मल नहीं हो जाता रिचेस्ट 15 घरों को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। ये महात्मा गांधी का मॉडल है, ठीक है ना, ये महात्मा गांधी का मॉडल है। पर वो पानी कभी नहीं मिलाते, ठीक है ना। अगर उनकी खुद की फैमिली भूख से भी मर जाती तो भी वो पानी नहीं मिलाते दूध में, ठीक है ना। उनकी खुद की फैमिली भूख से भी मर जाती तो भी वो पानी नहीं मिलाते दूध में, ठीक है ना, क्योंकि वो एब्सोल्यूट ट्रूथ में भरोसा करते थे, ठीक है ना, क्योंकि वो एब्सोल्यूट ट्रूथ में भरोसा करने वाले व्यक्ति थे। एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या होता है? एब्सोल्यूट ट्रूथ मतलब आपने राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनी होगी, राजा हरिश्चंद्र, ठीक है ना। इनफैक्ट महात्मा गांधी का ऑब्सेशन था, ठीक है ना, महात्मा गांधी का एक ऑब्सेशन था, वो था राजा हरिश्चंद्र, ठीक है ना। राजा हरिश्चंद्र की कहानी आपने सुनी होगी, हिंदू धर्म की पुराणों में दी हुई है, ठीक है ना, राजा हरिश्चंद्र की कहानी। तो उसमें राजा हरिश्चंद्र को सच के प्रति बहुत ऑब्सेशन रहता है, ठीक है ना। राजा हरिश्चंद्र जो रहता है ना, राजा हरिश्चंद्र को सच के प्रति बहुत ऑब्सेशन रहता है, ठीक है ना। तो सच कुछ भी हो जाए सच ही बोलूंगा, कुछ भी हो जाए सच ही बोलूंगा, ठीक है ना। घर बर्बाद हो जाए कुछ भी हो जाए सच ही बोलूंगा। तो राजा हरिश्चंद्र आखिरी में बर्बाद भी होता है उस चक्कर में, ठीक है ना। फिर वो पुराणों में ऐसी कथा बताई गई है कि भगवान आके उसको बचा लेते हैं, ठीक है ना। तो गांधी जी ऐसा मानते थे कि एब्सोल्यूट ट्रूथ पे चलते जाओगे तो बर्बाद भी हो जाओगे तो भगवान आके बचा लेंगे, ऐसा महात्मा गांधी मानते थे, ठीक है ना। तो वो एब्सोल्यूट ट्रूथ में मानते थे। और ये राजा हरिश्चंद्र वाली जो बात है मैंने कहाँ से ली है पता है? राजा हरिश्चंद्र से ऑब्सेस्ड थे गांधी जी, राजा हरिश्चंद्र की कहानियों से ऑब्सेस्ड थे गांधी जी। ये बात मैंने कहाँ से ली है पता है? ये बात मैंने उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी से ली है। उनकी ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ना, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। तो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ में उन्होंने बोला है कि मुझे राजा हरिश्चंद्र की कहानी सबसे ज़्यादा पसंद है। हिंदू धर्म में जितनी भी कहानियाँ हैं उसमें राजा हरिश्चंद्र की कहानी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, ऐसा गांधी जी बोलते थे। राजा हरिश्चंद्र की कहानी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, ऐसा गांधी जी बोलते थे, ठीक है ना। तो वो एब्सोल्यूट ट्रूथ में विश्वास करते थे, ठीक है ना, एब्सोल्यूट ट्रूथ में विश्वास करते थे। पर मैं बताता हूँ कि प्रैक्टिकल वे क्या है, ठीक है ना, व्हाट इज द प्रैक्टिकल वे ऑफ ट्रूथ, ठीक है ना। गांधी जी का जो एब्सोल्यूट ट्रूथ का जो पाथ है ना, वो कभी कभी घातक हो सकता है। मैं बताता हूँ कैसे। अब आपने दूध में पानी नहीं मिलाया, दूध में पानी नहीं मिलाया तो आपको पैसे कम मिले तो क्या हुआ? पैसे कम मिले तो आपका परिवार सड़कों पे आ गया, परिवार सड़कों पे आ गया तो आप भूख से मर गए, ठीक है ना। ये कोई पौराणिक कथा नहीं है कि भगवान बचाने आ जाएंगे, ठीक है ना। आप भूख से मर गए, ये कोई पौराणिक कथा नहीं है, मतलब वेदों पुराणों की कथा नहीं है कि राजा हरिश्चंद्र को आखिरी में भगवान आके बचा लिया, उसके बेटे को जिंदा कर दिया, उसकी बीवी को जिंदा कर दिया, ठीक है ना। वो जो पुराणिक कथा में दिया है ना, शनि भगवान आके बचा लेते राजा हरिश्चंद्र को, शनि भगवान आके बचा लेते राजा हरिश्चंद्र को आखिरी में, ठीक है ना। कि तुम सच का दामन तुमने छोड़ा नहीं, तुमने सच का दामन नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे बेटे को भी जिंदा करता हूँ, तुम्हारी बीवी को भी जिंदा करता हूँ, ठीक है ना। ऐसी चीज़ें रियल लाइफ में नहीं होती, ठीक है ना। रियल लाइफ में ऐसी चीज़ें नहीं होती क्योंकि रियल लाइफ में भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना। तो इसलिए जो ये एब्सोल्यूट ट्रूथ का जो पाथ है ना कि 30 लोगों को अगर दूध बेच रहा हूँ और 15 पे आ गया है मेरा प्रोडक्शन, तो सिर्फ 15 को ही बेचूंगा, बाकी 15 को नहीं बेचूंगा, ठीक है ना, भले ही परिवार भूख से मर जाए। ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है, ये गांधी जी का पाथ है, ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है और ये गांधी जी का पाथ है, ठीक है ना। तो और ये राजा हरिश्चंद्र की कहानियों से गांधी जी का जो ऑब्सेशन था उसकी वजह से ये एब्सोल्यूट ट्रूथ का कैरेक्टर गांधी जी में आया था, उसकी वजह से ये एब्सोल्यूट ट्रूथ का कैरेक्टर गांधी जी में आया था। और इसी एब्सोल्यूट ट्रूथ के कैरेक्टर की वजह से, ठीक है ना, कई लोग उनकी आलोचना भी कर देते थे फिर, ठीक है ना। ये एब्सोल्यूट ट्रूथ की जो ये था ना, इसलिए तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था, उसके बाद जो गांधी जी की आलोचना हुई, ठीक है ना, उन्होंने मूवमेंट को रद्द कर दिया ना चौरी चौरा के बाद। तो वो क्यों रद्द किया था मूवमेंट को? वो एब्सोल्यूट ट्रूथ, वायलेंस, नॉन वायलेंस के प्रति पूरा ये नॉन वायलेंस के प्रति बहुत ज़्यादा उनके ऑब्सेशन था, नॉन वायलेंस और एब्सोल्यूट ट्रूथ, ठीक है ना, एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो चौरी चौरा को भी उन्होंने गलत माना गांधी जी ने, इसलिए मूवमेंट को रद्द कर दिया था उन्होंने चौरी चौरा कांड होने के बाद, ठीक है ना। तो ऐसी बात है। तो गांधी जी अगर दूध वाले होते तो भले ही परिवार सड़कों पे आ जाए पर दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा, ठीक है ना। गांधी जी अगर दूध वाले होते तो दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा, भले परिवार सड़कों पे आ जाए, क्योंकि वो एब्सोल्यूट ट्रूथ में मानते थे, एब्सोल्यूट ट्रूथ में, ठीक है ना। जो कि राजा हरिश्चंद्र की कहानी कभी पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि राजा हरिश्चंद्र एब्सोल्यूट ट्रूथ वाला आदमी था। राजा हरिश्चंद्र जो था ना वो एब्सोल्यूट ट्रूथ वाला आदमी था, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तब प्रैक्टिकल तरीका क्या है ट्रूथ का, ठीक है ना, व्हाट इज द प्रैक्टिकल वे ऑफ ट्रूथ। तो प्रैक्टिकल वे ऑफ ट्रूथ ऐसा है कि अगर मिल्क प्रोडक्शन 15 घरों को गिर जाता है, ठीक है ना, अगर मिल्क प्रोडक्शन गिर जाता है और 15 घरों के बराबर ही प्रोडक्शन हो रहा है, 30 घरों के बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो आप क्या करो, 50% पानी मिला दो, ठीक है ना, 50% पानी मिला दो और सभी 30 घरों को बता दो, ठीक है ना। 15 घरों के बराबर अब दूध हो रहा है, 30 घरों को बेचना है, ठीक है ना। और अगर 30 घरों को नहीं बेचा तो परिवार सड़कों पे आ जाएगा, ठीक है ना। 30 घरों को दूध नहीं बेचा तो परिवार सड़कों पे आ जाएगा, और प्रोडक्शन तो 15 ही घरों का हुआ है,
तो पूरे के पूरे 30 घरों को बता दो कि करंटली प्रोडक्टिविटी कम है, करंटली जो दूध की प्रोडक्टिविटी कम चल रही है, गाय बीमार है, तो मैंने आधा पानी दूध में मिलाया है, मैंने आधा पानी दूध में मिलाया है, ये पूरे 30 घरों को बता दो, ठीक है ना। और उसके बाद में जैसे ही मिल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जैसे ही दूध का उत्पादन फिर से बढ़ जाता है, ठीक है ना, कभी ना कभी तो गाय ठीक होगी बीमारी से, कभी ना कभी तो गाय बीमारी से ठीक होगी ना, तो जैसे ही गाय बीमारी से ठीक होती है तो मिल्क की प्रोडक्टिविटी फिर से बढ़ जाएगी और 30 घरों के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना, 30 घरों के बराबर फिर से हो जाएगी प्रोडक्टिविटी। तो उस समय दूध में पानी मिलाना बंद कर दो, ठीक है ना। स्टॉप मिक्सिंग वाटर इन द मिल्क इमीडिएटली। जैसे ही 30 घरों के बराबर, आज 28 तारीख है समझो, और 28 तारीख को 30 घरों के बराबर दूध उत्पादन हो गया। 27 तारीख तक नहीं हो रहा था 30 घरों के बराबर, 27 तारीख तक 30 घरों के बराबर उत्पादन नहीं हो रहा था, लेकिन 28 तारीख को 30 घरों के बराबर उत्पादन हो गया दूध का, आज बराबर दूध दी गाय ने समझो, ठीक है ना। तो उसी समय दूध में पानी मिलाना बंद कर दो, उसी समय दूध में पानी मिलाना बंद कर दो, और सभी 30 घरों को बता दो कि ये अमुक अमुक तारीख से मैंने दूध में पानी मिलाना बंद कर दिया, मैं प्योर दूध दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इन्फॉर्म द 30 हाउसहोल्ड्स दैट फ्रॉम सो एंड सो डेट, इन्फॉर्म द 30 हाउसहोल्ड्स दैट फ्रॉम सो एंड सो अमुक अमुक तारीख से आपको प्योर दूध मिल रहा है, ठीक है ना। ये आप बता दो 30 घरों को, ठीक है। तो ऐसी ट्रांसपेरेंसी रखो। पर कभी ऐसा मत करो, अब मान लो ऐसा भी समय आ सकता है, मान लो 15 घरों के बराबर दूध हो रहा था, ठीक है ना, 15 घरों के बराबर दूध हो रहा था, प्रोडक्शन बढ़ के 18 घरों के बराबर हो गया, ठीक है ना। 15 घरों के बराबर दूध हो रहा था, अब प्रोडक्शन बढ़ के 18 घरों के बराबर हो गया, लेकिन 30 घरों के बराबर तो नहीं हुआ, 30 घरों के बराबर तो नहीं हुआ, तो आप 12 घरों के बराबर पानी मिला दो, ठीक है ना। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो 15 घरों के बराबर प्रोडक्टिविटी पहुंच गई थी अपनी दूध की, ठीक है ना, पर अभी क्या हुआ, अब थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई दूध की, तो मान लो 18 घरों के बराबर प्रोडक्टिविटी हो गई। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे तुम, 30 घर मेंटेन करने के लिए 15 घरों के बराबर पानी मिला रहे थे ना। तो अब क्या करो, 12 घरों के बराबर ही पानी मिलाओ, ठीक है, और ये 30 लोगों को भेज दो, ठीक है, और उनको बताओ कि इस बार 12 घरों के बराबर पानी है, इस टाइप से करो, ठीक है। या उनको नहीं भी पता है तो चलेगा, पर अब तुम अपने दिमाग में ख्याल में रखो कि आज 12 घरों के बराबर पानी मिलाया है मैंने दूध में, ठीक है ना। और जैसे ही अब यहाँ समझो, ऐसा मत करो कि इधर 18 लीटर का प्रोडक्शन हो गया तो भी इधर 15 लीटर ही मिला रहे और बाकी का 3 लीटर डेयरी में बेच रहे हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। 18 लीटर की जगह इधर मान लो ये 18 लीटर है, ये 15 लीटर हुआ, ठीक है ना, सॉरी ये 18 लीटर हुआ बराबर, लेकिन इधर 12 लीटर मिलाने के बजाय 15 लीटर मिला दिया, और 3 लीटर जो एक्सेस हो गया, ठीक है ना, 3 लीटर जो एक्सेस हो गया दूध, उसको डेयरी में जाके बेच दिया। ऐसा नहीं करना है, उसको डेयरी में नहीं बेचना है। 18 घरों के बराबर अगर दूध हो गया है तो 12 ही लीटर पानी मिला, ठीक है ना, उसको 15 लीटर पानी मिला के बाकी का 3 लीटर बेच देना, उसमें 15 लीटर पानी मिला के बाकी का 3 लीटर डेयरी में बेचना, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आप मजबूरी में पानी मिला रहे हो, ये समझो, आप मजबूरी में पानी मिला रहे हो, आपकी इच्छा नहीं है पानी मिलाने की, ठीक है ना, घर चले इसलिए पानी मिला रहे हो, इट इज़ एन एडजस्टमेंट एक्चुअली, ठीक है ना। तो ऐसा है। तो और इन्फॉर्म द 30 हाउसहोल्ड दैट फ्रॉम सो एंड सो डेट यू आर गेटिंग प्योर मिल्क, ठीक है ना। और फिर मान लो कभी 29 घरों के बराबर पानी, ये 29 घरों के बराबर दूध का प्रोडक्शन हो गया, तो एक घर के बराबर ही पानी मिलाओ। फिर 29 घरों के बराबर दूध का प्रोडक्शन हो गया तो एक घर के बराबर ही पानी मिलाओ फिर, ठीक है ना। ऐसा मत करो कि 15 ही लीटर फिर से 15 ही घरों के बराबर पानी मिला रहे हो और बाकी का जो एक्सेस बच रहा है 14 लीटर उसको तुम डेयरी में जाके बेच रहे हो, ऐसा मत करो, वो बेईमानी हो गई, वो एडजस्टमेंट नहीं हुआ, वो बेईमानी हो गई, ठीक है ना, वो एडजस्टमेंट नहीं हुआ, वो बेईमानी हो गई, समझ रहे हो, ठीक है। लेकिन ये कभी नहीं मिलाना चाहिए दूध में, ठीक है ना। बट नेवर मिक्स वॉशिंग पाउडर निरमा इनटू द मिल्क टू मेक इट, तो मिल्क दूध को गाढ़ा करने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, वॉशिंग पाउडर निरमा मिलाते हैं दूध में, ठीक है ना। जो निरमा का वॉशिंग पाउडर आता है ना मार्केट में, उसको मिलाते हैं दूध में ताकि दूध गाढ़ा हो जाए। कुछ दूध वाले क्या करते हैं, वॉशिंग पाउडर निरमा मिलाते हैं दूध में ताकि दूध गाढ़ा हो जाए, ठीक है ना। तो ये गलत चीज़ है, ठीक है ना, ये बहुत गलत चीज़ है कि आप वॉशिंग पाउडर निरमा मिला रहे हो दूध में उसको गाढ़ा बनाने के लिए, ठीक है ना। मतलब आप लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उनकी किडनी खराब कर रहे हो, ठीक है ना। लोगों की ज़िंदगी के साथ आप बेसिकली दूध नहीं दे रहे हो, आप जहर दे रहे हो उनको, लेकिन अगर आप दूध में वॉशिंग पाउडर निरमा मिला रहे हो, अगर आप दूध में वॉशिंग पाउडर निरमा मिला रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रहे हो, आप सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रहे हो, आप दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, ठीक है ना। आप सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रहे हो, आप दूसरों की ज़िंदगी से आपको कोई लेना देना नहीं, ऐसी बात हो गई, ठीक है ना। तो किसी को किसी दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करने का अधिकार नहीं है, किसी को भी किसी दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करने का अधिकार नहीं है, ठीक है ना। तो ये था हमारा कैसे मेंटेन करें। तो आपके साथ भी ऐसे इंसिडेंसेस, जब आप IAS IPS अधिकारी बनोगे तो ऐसे इंसिडेंसेस आपके साथ भी आएंगे, ठीक है ना। जब IAS IPS अधिकारी बनोगे तो ऐसे इंसिडेंसेस आपके साथ भी आएंगे, तो क्या करना चाहिए फिर, ऐसे इंसिडेंसेस जब आएंगे आपके साथ IAS IPS बनने के बाद तो क्या करना चाहिए आपने। ऐसे इंसिडेंसेस जब भी आए लाइफ में तो एक चीज़ का ध्यान रखो। अब जैसे मान लो किसी क्लर्क को प्रमोशन चाहिए, ठीक है ना, मान लो आपका कोई जूनियर है, ठीक है ना, मान लो आपको कोई जूनियर है और वो आपको कांटेक्ट करता है कि कोई पॉलिटिशियन है, ठीक है ना,
कोई पॉलिटिशियन है, बोले ये पॉलिटिशियन से मेरे को कांटेक्ट करना है बोले, ठीक है ना, पर मैं डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपके थ्रू कांटेक्ट करना चाहता हूँ, मुझे प्रमोशन चाहिए जॉब में, मुझे प्रमोशन चाहिए जॉब में, इसलिए मैं आपके थ्रू कांटेक्ट करूँगा पॉलिटिशियन को। ये आपके जूनियर ने बोला, ये आपके जूनियर ने बोला आपको, ठीक है ना, तो आप क्या करो, ये आपके जूनियर ने बोला आपको, तो आप क्या करना चाहिए। अब आप ये नेता के पास गए, तो नेता ने क्या बोला, बोले 30 लाख लगेंगे बोले प्रमोशन के लिए, ठीक है ना, प्रमोशन के लिए 30 लाख पगड़ी देना पड़ेगा बोले, ठीक है ना। पॉलिटिशियन क्या बोलेगा, 30 लाख की पगड़ी देना पड़ेगा बोले प्रमोशन के लिए, ठीक है ना, आपके जूनियर के प्रमोशन के लिए 30 लाख की पगड़ी देना पड़ेगा, ऐसा पॉलिटिशियन ने समझो बोला, ऐसा पॉलिटिशियन ने समझो बोला, ठीक है ना। तो आप वापस आए, ठीक है, और इसको जूनियर को बता दिया, ठीक है। तो 98% IAS अधिकारी क्या करेंगे पता है, 98% IAS अधिकारी क्या करेंगे पता है आपको, देखो वो क्या करेंगे, 50 लाख बताएंगे इसको रेट बताएंगे जूनियर को 50 लाख, बोले पॉलिटिशियन ने बोले 50 लाख रेट बताया था बोले, तो फिर ये जूनियर इसको 50 लाख देगा, ये 20 लाख खुद रखेगा, 20 लाख खुद रखेगा और 30 लाख जो है पॉलिटिशियन को दे देगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है आपने, ठीक है ना, 30 लाख पॉलिटिशियन को दे देगा, 20 लाख खुद रख लेगा, ऐसा नहीं करना है। अगर पॉलिटिशियन ने 30 लाख बताया है आपको रेट, तो आप इसको 30 लाख ही रेट बताओ, आप जूनियर को 30 लाख ही रेट बताओ, और 30 लाख इधर जूनियर से लो और 30 लाख पॉलिटिशियन को दे दो, 30 लाख इधर जूनियर से लो और 30 लाख पॉलिटिशियन को दे दो, ठीक है ना। आप खुद अपने पास जीरो रखो। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, इससे क्या फायदा हुआ, इससे आपका कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है ना, आपने जीरो रखा, अमाउंट आपने जीरो रखा, इससे आपका कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है ना, पर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया। पहली बात ये फायदा नंबर 1 है कि आपने भ्रष्टाचार नहीं किया। दूसरा फायदा ये है कि ये जूनियर के 20 लाख रुपए सेव हो गए, ठीक है ना, ये जूनियर के 20 लाख रुपए सेव हो गए। अगर वो आप अगर 50 लाख की मांग करते तो उसको 20 लाख और एक्स्ट्रा देना पड़ता, ठीक है ना, उसका काम 30 लाख में हो गया, उसके 20 लाख सेव हो गए, उसके 20 लाख सेव हो गए, तो वो आपसे तो कम सैलरी वाला है, आपसे कम सैलरी वाला है, उसके 20 लाख सेव हुए, मतलब उसकी बहुत बड़ी जिंदगी कमाई सेव हो गई, ठीक है ना, उसकी बहुत बड़ी जिंदगी की कमाई सेव हो गई, ठीक है ना। तो वो हो सकता है उसके बदौलत वो फिर कोई कार भी ले ले, ठीक है ना, तो उसका फायदा हुआ कि नहीं, उसका फायदा तो हुआ ना, ठीक है। तो इस तरीके से भ्रष्ट सिस्टम में रह के, इस तरीके से भ्रष्ट सिस्टम में रह के भी, इस तरह से भ्रष्ट सिस्टम में रह के भी आप बिना भ्रष्टाचार की जिंदगी काट सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से भ्रष्ट सिस्टम में रह के भी आप बिना भ्रष्टाचार के जिंदगी काट सकते हो, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं सही जिंदगी, ठीक है ना, इसको बोलते हैं सही जिंदगी, ठीक है ना। और यही सच्चा धर्म है, ठीक है ना, यही है सच्चा धर्म, सच्चा धर्म यही है, ठीक है ना। ये पूजा पाठ ये सब तो ऐसे ही है, ऐसी चीज़ें है, वो दिखावे की चीज़ें है। सच्चा धर्म यही कहलाता है, सच्चा धर्म ये है, ना कि पूजा पाठ नहीं भी करोगे तो भी भगवान को कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है ना। वैसे भी भगवान है ही नहीं, वैसे भी भगवान है ही नहीं, और अगर आप भगवान में मानते भी हो तो भी भगवान को कोई खास फर्क नहीं पड़ता आप पूजा करते हो कि नहीं, भगवान को कोई खास फर्क नहीं पड़ता आप पूजा करते हो कि नहीं, ठीक है ना। वो आपके कर्म देखता है, ठीक है ना, आपके कर्म देखता है वो, ठीक है ना। मैं तो भगवान में मानता ही नहीं, मैं तो भगवान में मानता ही नहीं, मुझे पता नहीं वो एग्जिस्ट नहीं करता, मैं 1000% श्योर हूँ। पर खैर एनीवेज, आप अगर मानते हैं भगवान में तो पहले ही बता देता हूँ, पूजा पाठ असली धर्म नहीं है, ठीक है ना, पूजा पाठ असली धर्म नहीं है। जय श्री राम के नारे उच्चारना, जय श्री राम के नारे उछालना, पूजा पाठ करना, ये असली धर्म नहीं है। असली धर्म यही है जो मैंने बताया, ठीक है ना, असली धर्म यही है जो मैंने बताया यहाँ पे, ये असली धर्म है, ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।